अस्सलाम वालेकुम जी। नेक्स्ट प्रोसेस है जी मर्सराइजिंग। सिंजिंग, डिसाइजिंग, स्काउरिंग, ब्लीचिंग हमने देख लिया। अब हम देखेंगे मर्सराइजिंग। Cotton and its blended fabrics are sometimes subjected to a mercerization process to enhance various properties such as increase in dye affinity, chemical reactivity, dimensional stability, tensile strength, luster and fabric smoothness। तो इन प्रॉपर्टीज को अचीव करने के लिए कॉटन और इसके ब्लेंडेड फैब्रिक्स को मर्सराइजिंग के प्रोसेस से गुजारा जाता है। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज अचीव करने के लिए डाई अच्छी लगे, केमिकल रिएक्टिविटी अच्छी हो जाए, डायमेंशनली फैब्रिक स्टेबल हो जाए, टेंसाइल स्ट्रेंथ इंप्रूव हो जाए, उसका लस्टर जो शाइन है फैब्रिक की और उसकी स्मूथनेस जो है वो इंप्रूव हो जाए। मर्सराइजेशन प्रोसेस इज परफॉर्म्ड यूजिंग कास्टिक सोडा। अब कास्टिक सोडा के जरिए मर्सराइजेशन की जाती है। ठीक है, कास्टिक सोडा हमने देखा पहले भी यूज किया गया एक प्रोसेस में जिसको स्काउरिंग कहते थे हम, जिसमें इम्प्योरिटीज हम रिमूव करते थे। ठीक है, द कंसंट्रेशन ऑफ कास्टिक सोडा इज वेरी लो इन स्काउरिंग। अब जब स्काउरिंग में हम यूज करते हैं कास्टिक सोडा तो उसकी कंसंट्रेशन बड़ी लो रखी जाती है, 5 to 10%, while the concentration in mercerization may be up to 22 to 25%। ठीक है, यहाँ पे मर्सराइजेशन में कास्टिक सोडा की परसेंटेज ज़्यादा रखी जाएगी, वहाँ पे कम रखी जाती थी स्काउरिंग में, और इसके साथ डिटर्जेंट्स यूज किए जाते थे। द मेन मर्सराइजेशन पैरामीटर्स विच नीड टू बी कंट्रोल्ड इंक्लूड concentration of caustic soda, type and concentration of wetting agent, temperature, fabric liquor pickup, time duration, tension on fabric during the process। ये पैरामीटर्स हैं जो मर्सराइजिंग के प्रोसेस के दौरान कंट्रोल किए जाते हैं कि कास्टिक सोडा की कितनी कंसंट्रेशन रखनी है, वेटिंग एजेंट किस टाइप का यूज़ करना है, टेम्परेचर कितना रखना है, फैब्रिक की लिकर पिकअप कितनी हो, यानी कि उसको लिकर के अंदर से कितनी देर गुजारा जाए और कितने परसेंट वो लिकर को अब्जॉर्ब करे अपने अंदर, टाइम ड्यूरेशन, टेंशन ऑन फैब्रिक, फैब्रिक के ऊपर कितनी टेंशन हो, कितना स्ट्रेच करके रखना है उसको। ठीक है, ये सारे पैरामीटर्स हमने कंट्रोल करने होते हैं। ड्यूरिंग मर्सराइजेशन फैब्रिक पिकअप जो है 100% रखी जाती है कि 100% वो अब्जॉर्ब करे अपने अंदर लिक्विड को। और डिवेल स्लैश कॉन्टैक्ट टाइम, डिवेल या कॉन्टैक्ट टाइम विद कास्टिक सोडा रखा जाता है 40 to 60 सेकेंड्स, यानी कि 40 से 60 सेकेंड तक वो कास्टिक सोडा के साथ फैब्रिक को ट्रीट कराया जाएगा, उससे ज़्यादा टाइम के लिए ट्रीट नहीं करवाया जाएगा। ठीक है, और पिकअप उसकी 100% रखी जाएगी। आफ्टर मर्सराइजेशन द फैब्रिक इज रिंस्ड फॉर रिमूवल ऑफ अल्कली। मर्सराइजेशन के बाद फैब्रिक को रिंस किया जाता है, यानी कि वाटर के साथ, वाटर में से गुजार के उसको धोने के बाद पानी से, उसके बाद उसको निचोड़ लिया जाता है, रिंसिंग कर ली जाती है ताकि उसके जो है अल्कली रिमूव हो जाए उसमें से। सॉरी, डायरेक्ट ट्रीटमेंट के बाद ये रिंसिंग की जाती है। कास्टिक सोडा से डायरेक्ट ट्रीटमेंट के बाद इसको रिंस कर लिया जाता है। कास्टिक सोडा एक अल्कली है। ठीक है, तो रिंस फॉर रिमूवल ऑफ अल्कली। pH is neutralized to make it suitable for subsequent processes। उसकी जो pH है उसको न्यूट्रलाइज किया जाता है। न्यूट्रल pH क्या होती है, 6.8 या 7 के राउंड अबाउट होती है। अगर उसकी pH 10 है या जो भी है उसको हम न्यूट्रलाइज करके pH जो है न्यूट्रल के करीब ले आएंगे। ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट है द मर्सराइजेशन प्रोसेस इज ओनली डन फॉर दोज फैब्रिक विच आर मेड फ्रॉम 100% कॉटन और कंटेन सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ कॉटन इन केस ऑफ अ ब्लेंड। मर्सराइजिंग प्रोसेस सिर्फ उन फैब्रिक्स के लिए की जाता है जो कॉटन से मिलके बने हो या जिनमें कॉटन एज अ ब्लेंड यूज हुआ है। पीसी या पॉलिएस्टर कॉटन है जिसमें कॉटन की एक खास मिकदार मौजूद है। ठीक है, उसके लिए भी मर्सराइजिंग की जाती है। ठीक है, मर्सराइजिंग इज नॉट डन फॉर प्योरली सिंथेटिक फैब्रिक्स। प्योर सिंथेटिक फैब्रिक्स जो होते हैं, ह्यूमन मेड, मैन मेड जो फैब्रिक्स होते हैं, उनके लिए मर्सराइजिंग का प्रोसेस नहीं किया जाता, सच एज
दोज मेड फ्रॉम पोलिएस्टर और नाइलॉन, पोलिएस्टर नाइलॉन वगैरह जो मैन मेड हैं, केमिकल से मिलके बनाए जाते हैं, ठीक है, इनके लिए मर्सराइजिंग का प्रोसेस नहीं किया जाता। नेचुरली ऑकरिंग जो कॉटन है उसके लिए मर्सराइजिंग की जाती है। अब क्यों, ये देखते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड में। मैकेनिज्म से आपको आइडिया होगा। मर्सराइजिंग काजेज स्वेलिंग इन फाइबर, जो कॉटन का फाइबर होता है मर्सराइजिंग की वजह से वो स्वेल कर जाता है। स्वेलिंग काजेज क्रॉस सेक्शन टू बिकम राउंडर, लॉस ऑफ कन्वोल्यूशन एंड डी ट्विस्टिंग लीड्स टू मोर लस्ट्रस सरफेस। ये जो क्रॉस सेक्शन कॉटन का इस शेप का होता है, ठीक है, जब इसको हम कॉस्टिक सोडा से ट्रीट करवाते हैं तो ये जी इसका जो कन्वोल्यूशन है वो और डी ट्विस्टिंग है वो राउंड शेप में कन्वर्ट हो जाती है और ये स्वेल कर जाता है, ठीक है। स्टेजेस 1 to 5 स्वेलिंग ऑफ क्रॉस सेक्शन, 1 से लेके 5 तक ये क्रॉस सेक्शन स्वेल कर रहा है, ठीक है। स्टेज 6 रिमूवल ऑफ NaOH, अब ये इस स्टेज पे अल्कली रिमूव हो जाएगी इससे रिंसिंग में। एंड स्टेज 7 इज फाइनल स्टेज, ये फाइनल स्टेज आ जाएगी, ठीक है। इसने पहले अल्कली अब्जॉर्ब की, स्वेलिंग होना शुरू हुई इसकी, ये राउंड शेप में आ गया। अब छठी स्टेज में अल्कली को रिमूव करवाया जाएगा और ये सातवीं फाइनल स्टेज इसकी आ जाएगी। ग्रेजुअल चेंज इन क्रॉस सेक्शन ये दिखाई गई है कि कॉटन के फाइबर के क्रॉस सेक्शन में किस तरह से चेंजेस आती हैं। मर्सराइजेशन कॉजेज ओपनिंग ऑफ फाइबर स्ट्रक्चर, दिस इंक्रीजेज अमॉर्फस कंटेंट ड्यू टू डीक्रिस्टलाइजेशन। अब जो क्रिस्टलाइजेशन होती है वो खत्म हो जाती है, डीक्रिस्टलाइजेशन हो जाती है और अमॉर्फस रीजन इसमें ज्यादा बढ़ जाते हैं, ज्यादा हो जाते हैं। हायर नंबर ऑफ OH ग्रुप्स अवेलेबल एज कंपेयर टू अनमर्सराइज कॉटन, अब इसमें OH ग्रुप्स की तादाद ज्यादा हो जाएगी। हायर मॉइस्चर रिगेन, इसकी मॉइस्चर रिगेन ज्यादा हो जाएगा, यानी कि ये वाटर को अब ज्यादा अब्जॉर्ब कर सकेगा। डाई अपटेक, यानी कि डाई को अब्जॉर्ब करने की भी इसकी सलाहियत बढ़ जाएगी। एंड रिएक्टिविटी, और डाई के साथ रिएक्शन करने की जो सलाहियत होगी वो भी इसकी बढ़ जाएगी क्योंकि ये अमॉर्फस हो चुका है, क्रिस्टलाइन नहीं रहा अब। तो इस तरह से अल्कली से इसको ट्रीट करवाने के ज़रिए से इसके फाइबर के क्रॉस सेक्शन में चेंज आ जाती है, ये स्वेल हो जाता है, राउंड शेप का हो जाता है, जिसकी वजह से इसमें मॉइस्चर की अब्जॉर्बेंसी इंक्रीज कर जाती है, डाई की अब्जॉर्बेंसी इंक्रीज कर जाती है और उसकी रिएक्टिविटी इंक्रीज कर जाती है कॉटन फाइबर के अंदर। तो ये हमें जो प्रॉपर्टीज हैं मर्सराइजेशन की वजह से अचीव हो जाती हैं। मर्सराइजेशन इफेक्ट्स, इसके क्या इफेक्ट होते हैं? इंक्रीज इन टेंसाइल स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ फैब्रिक की स्ट्रेंथ में इजाफा हो जाता है, सिंपल। रिमूवल ऑफ कन्वोल्यूशंस, ठीक है, कन्वोल्यूशंस जो एक कॉइल या ट्विस्ट सा होता है उसको कहते हैं। रिमूवल ऑफ कन्वोल्यूशंस रिजल्ट्स इन रिमूवल ऑफ वीक स्पॉट्स एट पॉइंट ऑफ रिवर्सल, जब ये कन्वोल्यूशंस जो हैं ये ख़त्म हो जाएंगी तो हमारे पास वीक स्पॉट्स भी इसमें ख़त्म हो जाएंगी, जिसकी वजह से इसकी स्ट्रेंथ में इजाफा हो जाता है। फाइबर हैव मोर यूनिफॉर्म सर्कुलर एंड स्मूथ क्रॉस सेक्शन, अब जो फाइबर्स होते हैं उनका जो क्रॉस सेक्शन होता है वो यूनिफॉर्म हो जाएगा, सर्कुलर हो जाएगा और ज़्यादा स्मूथ हो जाएगा, ठीक है। जैसे हमने ये बैक स्लाइड में देखा, ये एक फाइबर था, अब इसका क्रॉस सेक्शन ये यूनिफॉर्म हो गया, स्मूथ हो गया और सर्कुलर फॉर्म का हो गया, ठीक है। फाइबर अलाइनमेंट अलोंग द फाइबर एक्सिस इज बेटर इन केस ऑफ टेंशन मर्सराइजेशन, अब फाइबर अलाइन हो जाएगा इन केस ऑफ टेंशन मर्सराइजेशन, यानी कि अगर फैब्रिक को स्ट्रेच करके मर्सराइज किया जाएगा तो फाइबर ज्यादा अलाइन होगा एज कंपेयर टू स्लैक मर्सराइजेशन, ठीक है। श्रिंकेज, व्हेन फाइबर स्वेल द फाइबर श्रिंक्स इन लेंथ इन एब्सेंस ऑफ टेंशन, जब अगर तो हमने फैब्रिक को स्ट्रेच करके नहीं रखा और उसकी मर्सराइजेशन की है तो फाइबर स्वेल करेगा, फाइबर के स्वेल करने की वजह से जो लेंथ है उसकी वो कम हो जाएगी, ठीक है। तो श्रिंकेज का इफेक्ट फैब्रिक के अंदर आ सकता है। अगर तो फैब्रिक को खींच के फिर मर्सराइजेशन करेंगे फिर श्रिंकेज नहीं होगी इस तरह से। इफेक्ट ऑफ टेंशन, टेंशन मर्सराइजेशन रिजल्ट्स इन मोर लस्ट्रस प्रोडक्ट एज कंपेयर टू स्लैक मर्सराइजेशन, ये वही कहा गया कि अगर फैब्रिक को टेंशन दे के स्ट्रेच करके मर्सराइज करेंगे तो उससे ज़्यादा शाइनिंग
फैब्रिक हमारे पास हासिल होगा एज कम्पेयर टू स्लैक मर्सराइजेशन। तो ये था जी मर्सराइजेशन का प्रोसेस। इसके बाद एक और प्रोसेस होता है, प्री ट्रीटमेंट का ही वो हिस्सा है, मर्सराइजिंग के साथ ही होता है, वो उसको हीट सेटिंग कहते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसके बारे में भी आपको बता दूंगा, ये मेन जनरल स्टेप्स में नहीं बताया गया, लेकिन मैं इसका भी आपको बता देता हूँ कि हीट सेटिंग का जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है। हीट सेटिंग प्रोसेस इज ओनली यूज्ड फॉर सिंथेटिक fabrics such as those made from polyester and their blends to make them dimensionally stable against subsequent hot processes। अब जो पहले मर्सराइजेशन था वो कॉटन और उसके ब्लेंड्स के लिए होता था, ठीक है, नेचुरल जो है। ये वाला जो है ये सिंथेटिक फैब्रिक्स के लिए है जिसमें पॉलिएस्टर और उसके ब्लेंड्स हैं। इसके ऊपर हम हीट सेटिंग अप्लाई करते हैं ताकि डायमेंशनली ये स्टेबल हो जाए, इसकी जो फैब्रिक की डायमेंशंस हैं या फैब्रिक की जो अंदर यार्न्स की और फाइबर्स की प्रॉपर्टीज हैं वो स्टेबल हो जाए। क्यों? क्योंकि आगे जो हॉट प्रोसेसेस आने हैं ना, जहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हमें देना पड़ना है डाइंग में या किसी और जगह पे, तो वहाँ पे फैब्रिक जो है डिग्रेड ना हो जाए, ख़राब ना हो जाए। तो उसको उस प्रोसेसेस के लिए स्टेबल बनाने के लिए कि वहाँ पे ये डिग्रेड ना हो, इसकी हीट सेटिंग की जाती है। कैसे करते हैं और इनके और बेनिफिट्स क्या हैं? अदर बेनिफिट्स ऑफ हीट सेटिंग इंक्लूड लेस फैब्रिक रिंकलिंग, फैब्रिक के ऊपर रिंकल कम पड़ेंगे अगर हम हीट सेटिंग कर देंगे। लो फैब्रिक श्रिंकेज, श्रिंकेज कम होगी। रिड्यूस पिलिंग टेंडेंसी, और पिलिंग भी, बुर भी फैब्रिक के ऊपर कम आएगी अगर हम उसकी हीट सेटिंग कर देंगे। हीट सेटिंग प्रोसेस कैसे करते हैं? हीट सेटिंग प्रोसेस इन्वॉल्व सब्जेक्टिंग द फैब्रिक टू ड्राई हॉट एयर और स्टीम। या तो फैब्रिक को स्टीम के अंदर से गुजारा जाता है या हॉट एयर के अंदर से गुजारा जाता है फॉर अ फ्यू मिनट्स, चंद मिनट के लिए, फॉलोड बाय कूलिंग, और उसके बाद उसको ठंडा कर दिया जाता है। ये एक हीट सेटिंग का प्रोसेस है। ठीक है, फैब्रिक स्टेबल हो जाएगा। द टेम्परेचर ऑफ हीट सेटिंग इज यूजुअली सेट अबव द ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर एंड बिलो द मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ द मटेरियल कंप्राइजिंग द फैब्रिक। जो टेम्परेचर है हीट सेटिंग के लिए यूज किया जाता, 100 डिग्री रखना है, 120 डिग्री रखना है, 130 डिग्री रखना है। वो जो भी मटेरियल है ना, सपोज पॉलिएस्टर है, पॉलिएस्टर कितने डिग्री के ऊपर पॉलिएस्टर का यार्न जो है मेल्ट होना शुरू हो जाता है? सपोज 180 पे पॉलिएस्टर मेल्ट हो जाता है या 150 पे मेल्ट हो जाता है, तो हमने 150 से कम रखना है टेम्परेचर हीट सेटिंग के लिए। ठीक है, और ग्लास ट्रांजिशन है जब वो इलास्टिक टू प्लास्टिक स्टेट में कन्वर्ट हो रहा था। एक मिनट में आपको इसको बताता हूँ। अच्छा जी, ग्लास ट्रांजिशन का आपको बता रहा था, जब कोई भी मटेरियल ग्लासी स्टेट से विस्कस स्टेट में या रबरी स्टेट में टेम्परेचर इंक्रीज करने से कन्वर्ट हो रहा हो तो उस टेम्परेचर पॉइंट को ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर कहते हैं। ये आप गूगल पे सर्च करके देख भी सकते हैं। तो उससे टेम्परेचर हमने ऊपर रखना है और जो मेल्टिंग टेम्परेचर है उस मटेरियल का, उससे टेम्परेचर नीचे रखना है। फॉर एग्जांपल ग्लास ट्रांजिशन है 120 डिग्री और उसका मेल्टिंग है जी 150, तो हमने 120 टू 150 के दरमियान टेम्परेचर सेट करना है अपना हीट सेटिंग के लिए। ठीक है जी, तो ये एक जनरल लाइन डायग्राम है हीट सेटिंग के लिए। यहाँ से फैब्रिक आपका निकल के जा रहा है और यहाँ पे हम फैब्रिक को टेम्परेचर दे रहे हैं। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ हॉट एयर या जिस तरह से भी चंद मिनट के लिए, और उसके बाद उसकी कूलिंग करेंगे और रेजिडुअल मॉइस्चर कलेक्ट करेंगे और दोबारा से रोलर पे वाइंड कर लेंगे। ये स्टेंटर मशीन है जो यूज़ की जाती है स्ट्रेचिंग के लिए, ड्राइंग के लिए, हीट सेटिंग के लिए और फिनिशिंग ऑफ फैब्रिक के लिए। रिकमेंडेड बुक्स टेक्सटाइल इंजीनियरिंग एंड इंट्रोडक्शन बाय यासिर नवाब। इसमें देखिएगा काफ़ी चीज़ें इसी से करवाई गई हैं। बाकी जो इमेजेस हैं वो गूगल से ली गई हैं और जो वीडियोस हैं यूट्यूब पे आप मुख्तलिफ प्रोसेसेस की देख सकते हैं। Thank you very much ji for your attention. Stay safe and healthy. See you in next class, in next module, टेक्सटाइल डाइंग, प्रिंटिंग और फिनिशिंग के बारे में हम देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।